सॉलिड के बारे में तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो तीन बातें? कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत लार्ज होते हैं, थर्मल एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है और डेंसिटी जो है वो बहुत हाई होती है। अब देखो, ये तीन बातें हमने अभी तक सीखी, ठीक है। ये तीन बातें हमको पता है, ये किसी और को भी पता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये क्या चल रहा है? हमारे पास क्या हुआ, एक दिन NaCl आया। अब वो आके बोलता है कि देखो भाई, आपको ये पता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में लार्ज होते हैं, थर्मल एनर्जी आपको पता है मिनिमम होती है, डेंसिटी आपको पता है बहुत हाई होती है। इसका मतलब आपको सॉलिड के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन है। तो मुझे भी सॉलिड बनना है। NaCl हमसे ये आके बोल रहा है कि मुझे तो सॉलिड बनना है, मैं कुछ नहीं जानता, आपको सॉलिड के बारे में काफी कुछ पता है, आप कुछ ऐसा करो कि मैं सॉलिड बन जाऊं। हमने बोला भाई हम कैसे किसी को सॉलिड बना सकते हैं, ऐसा क्या है? उसने बोला बेसिक से एक बार सोचो तो सही, कोशिश तो करो, क्या पता आप मेरे को सॉलिड बना दो। हमने कहा अच्छा ठीक है, पर हम NaCl तुझे सॉलिड बनाए उसके पहले हमको ये बता कि तेरे को इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि तू सॉलिड बन सकता है। भाई NaCl से पूछना पड़ेगा ना, एक तो वो हमारे मजे लेने आए हो, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई, टाइम की हमेशा कमी रहती है। तो हमने जैसे ही ये NaCl से पूछा कि भाई सॉलिड बनने का इतना कॉन्फिडेंस कैसे, तो उसने बस एक बात बोली कि आपने थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में यह बताया था कि जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं तो वहां पे वो स्ट्रॉन्ग फोर्स की कैटेगरी में आता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मतलब लार्ज होते हैं। तो भाई मैं क्या हूं, Na पे प्लस और Cl पे माइनस के साथ आया हूं। इसका मतलब एक पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड, एक पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज्ड, इसका मतलब बहुत ही बढ़िया फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। क्योंकि अब मेरे पास इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए मुझे मतलब NaCl को बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं सॉलिड बन सकता हूं। तो फिर हमने उससे पूछा, जब तेरे को इतना ही कॉन्फिडेंस है कि भैया आप सॉलिड बन सकते हो, तो फिर हमारे पास क्यों है, सॉलिड बन जाते। NaCl ने बोला कि यह कंफ्यूजन है कि मेरे जो आयंस हैं मैं उनको किस तरह से अरेंज करूं ताकि एक बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट बने, किस तरह से स्पेस में Na प्लस और Cl माइनस रहे कि बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट हो जिससे कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है, थर्मल एनर्जी मिनिमाइज हो सके। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया है, एकदम सॉलिड की कैटेगरी में जा रहे हो भाई, और डेंसिटी हाई हो सके। डेंसिटी हाई का मतलब क्या, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जितने ज्यादा से ज्यादा आयंस हम घुसा सकते हैं Na प्लस और Cl माइनस के, उतने ज्यादा से ज्यादा आयंस हमको वहां डालने हैं, ठीक है। मिनिमम वॉल्यूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तभी तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो ये तीन चीजों का हमको ध्यान में रखना है, और Na प्लस और Cl माइनस की साइज को भी अकाउंट में लेना है। अब हम जो है दिमाग लगाना शुरू करते हैं। यार ये बड़ी ही मस्त वाली, मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स होती है ना, जब कोई ऐसे आके बोल देता है कि ये करो, तब एकदम जीरो से दिमाग लगाना पड़ता है। देखो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब मैक्सिमाइज होंगे, Na प्लस के सामने एक Cl माइनस, एक कैटायन एक एनायन, तो सिर्फ एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। हमने सोचा नहीं 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 नहीं, एक काम करते हैं, एक Na प्लस के सामने तो Cl माइनस, पीछे भी Cl माइनस लेके आ जाते हैं। एक मस्त सा क्या बनाने वाले हैं, 1D अरेंजमेंट बनाने वाले हैं। ये देखो, हम ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाए, इनको इस तरह से जमाया, ये आके जम गए, ठीक है। अब देखो ये जो पर्पल वाला है इसको मान लेते हैं Na प्लस है, और ये जो ग्रीन वाले हैं इनको मान लेते हैं Cl माइनस है। तो यहां पे क्या सिचुएशन हो गई, अगर अकेला Na प्लस और अकेला Cl माइनस रहते तो भाई सिर्फ एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमाइज ही नहीं हुआ। पर हमने अब दिमाग लगाया कि एक Na प्लस के एक तरफ भी Cl माइनस, इस तरफ भी Cl माइनस, आजू में भी बाजू में भी, बाजू में भी आजू में भी, तो हमको दिख रहा है कि यार फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़े। तो अब हमारा सॉलिड ज्यादा खुश रहेगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहे हैं। इतने में ही हमारे दिमाग ने एक चीज बोली कि आप सिर्फ ये 1D अरेंजमेंट ही क्यों करना चाहते हो, जब आप लेफ्ट और राइट में Cl माइनस रख सकते हो तो आप ऊपर और नीचे Cl माइनस क्यों नहीं रख सकते। भाई इसको एक 2D में ले जाओ ना, एक प्लेन में ले जाओ। हमने बोला हाँ 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 ये आइडिया बहुत सही है। तो हमने क्या किया, एक 1D में जो हमने पार्टिकल्स जमाए थे उनके ऊपर भी और पार्टिकल्स जमाते गए, तो 1D से 2D में आ गए। अब यहां पे देखो, लेट्स से येलो वाला हमारा Na प्लस है, अब उसके
चारों तरफ Cl माइनस है। तो 2 Cl माइनस पे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, अब 4 Cl माइनस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। सोचो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऊपर जा रहा है तो सॉलिड की स्टेबिलिटी ऊपर जा रही है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। सॉलिड की खुशी का लेवल भी उतना ही ऊपर जा रहा है। आप देख रहे हो। अब यहां पे फिर से दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि अभी तो इस पर्टिकुलर प्लेन में बीच में Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। अच्छा, अगर अब लेट से ये मेरा वो प्लेन है जहां पे Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस है, एक आगे आ गया Cl माइनस, एक इस हाथ के पीछे आ गया Cl माइनस, तो 4 की जगह 6 हो सकता है। मतलब कि ये 3D अरेंजमेंट। ओहो, तो अब हमने मैक्सिमाइज कर दिया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। एक Na प्लस के 6 तरफ क्या है Cl माइनस, तो 6 गुना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इतनी स्टेबिलिटी। सोचो, तो पहला तो हमने काम पूरा कर दिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमाइज। अब देखो, जितने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, ये जो हमारे आयंस हैं उतना कम हिल पाएंगे, क्योंकि ये कस के पकड़ा हुआ है इनको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ने। तो थर्मल एनर्जी भी हमने मिनिमाइज कर ली, पर अभी हम थर्मल एनर्जी और मिनिमाइज कर सकते हैं। कौन से फैक्टर पे ध्यान देके? डेंसिटी वाले फैक्टर पे ध्यान देके। हम इनको इतना पास पास जमा देंगे, इतनी जगह की कमी कर देंगे कि इनके लिए हिलना और मुश्किल हो जाएगा, थर्मल एनर्जी और कम हो जाएगी और डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो बताएं हम क्या करते हैं, एक पूरा इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जो हमारे सामने है यहां पे, इसको हम रिपीट करवा देते हैं इस तरह से। तो ये पूरा का पूरा 3D में चारों तरफ ये स्ट्रक्चर फैल जाएगा। एक Na प्लस के अराउंड 6 Cl माइनस, सिमिलरली एक Cl माइनस के अराउंड 6 Na प्लस। ये स्ट्रक्चर रिपीट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, पूरा का पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। किसका? NaCl का। तो जो वॉयलेट वाले हैं वो है सोडियम के आयंस, और जो ग्रीन वाले हैं वो है क्लोरीन के आयंस। और ये पूरा क्रिस्टल किसका बना? पूरा क्रिस्टल ये बना NaCl का। देख रहे हो, इस तरह से हमने क्या किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैक्सिमाइज किया, डेंसिटी को मैक्सिमाइज किया, पैकिंग बहुत 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 एफिशिएंटली की, ढंग से करी, और क्या हो गया इससे? थर्मल एनर्जी मिनिमाइज हो गई। तो अब NaCl हमसे बहुत खुश है। ठीक है भाई, मजा आ गया। पर अब हमको थोड़ा सा दुख हो गया है। हमको कैसे दुख हो गया है? यार ये कॉपी में कैसे बनाएंगे भाई? समझने के लिए कहीं ना कहीं पे तो बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो इसका रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। अब क्या करें? ये गोले वोले बनाते रहेंगे क्या? ऐसे नहीं भैया, स्फेयर कब तक मारे जाएंगे। तो हम इसका एक रास्ता ढूंढते हैं। हम इसको एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए रास्ता ढूंढते हैं, और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है लैटिस का, क्रिस्टल लैटिस का। क्या होती है भैया एक लैटिस? लैटिस होती है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन 3 डायमेंशनल क्रिस्टल का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जैसे Na प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, या फिर डायमंड के केस में बात करें तो कार्बन के एटम हो गए, उनको हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है पूरा अरेंजमेंट जो है ये कहलाता है क्रिस्टल लैटिस। जैसे कि ये पूरी एक लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस है ये पूरी। मतलब ये और भी एक्सटेंड कर रही होगी 3 डायमेंशन में, इधर से उधर से इधर। हमने उसका एक छोटा सा सेक्शन उठाया है। ठीक है, यहां पे आपको जो येलो येलो बॉल्स दिख रही हैं वो पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो क्या है? वो पॉइंट्स है। ये पूरी की पूरी क्या हो गई? एक लैटिस। ठीक है, और इसमें जो ये येलो वाले पॉइंट्स दिख रहे हैं वो लोग क्या हो गए? लैटिस पॉइंट्स, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉइंट से। यहां पर आप लोगों को एक डाउट आ रहा होगा कि इसमें जो बॉन्ड्स हैं भाई, पार्टिकल्स के बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो मोस्टली जगह तो ब्लू है, लाइट ब्लू है, पर एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर क्यूब जैसा जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वहां पे ये पिंक है। ऐसा क्यों किया मैंने? हमने ऐसा रिप्रेजेंटेशन क्यों बनाया? अब आप ये सोच रहे होंगे। सोचना जायज है, सोचना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए। तो इसका जवाब ढूंढेंगे अपन। उससे पहले एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो क्रिस्टलीन सॉलिड का मेन फीचर होता है वो यही होता है कि रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसीलिए तो इनमें इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। देखो, हर Na प्लस हर Cl माइनस को सेम ही तरीके से फोर्स लगाने वाला है, क्योंकि नेचर उस फोर्स का कूलम्बिक ही है, मतलब सेम फोर्स है।
तो Na+Cl- को सेम फोर्स से खींचेगा, चाहे वो इधर वाला हो, चाहे इधर वाला हो, चाहे इधर वाला हो, चाहे इधर वाला हो, कहीं भी वाला हो वो। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसलिए जो इनका अरेंजमेंट है ना वो इतना सिस्टमैटिक और सिमेट्रिक होता है। फील लो इसकी कि ये ऐसे ही क्यों जम रहे हैं। एक लैटिस आखिरकार ऐसे ही क्यों बनी NaCl की कि एक Na+ के आजू बाजू 6 Cl- और एक Cl- के आजू बाजू 6 Na+। इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि हमको जो है फोर्सेस को मैक्सिमाइज करना था, डेंसिटी को मैक्सिमाइज करना था, और क्योंकि नेचर ऑफ फोर्स एकदम एक जैसा है इसलिए स्ट्रक्चर को तो ऐसा होना ही था। थोड़ी बहुत उसमें सिमेट्री है। ठीक है भाई, हर पूरा का पूरा आप एक छोटे से पार्ट में तोड़ सकते हो और फिर उस पार्ट को आप रिपीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? लैटिस बन जाएगा। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला ना, आप एक छोटे से पार्ट में तोड़ सकते हो और पूरी लैटिस बन जाएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन बनाता है लैटिस? ये एग्जांपल हो गए छोटे मोटे, सोडियम क्लोराइड हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस वगैरह, ये सब लैटिस बना के रहते हैं। अब हम आते हैं हमारे पुराने डाउट पे कि वो मैंने पिंक कलर से बॉन्ड क्यों मार्क कर रहे थे, और अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला कि आप छोटे से यूनिट को लो, उसको रिपीट करते जाओ तो लैटिस बन जाएगी। ये मेरा डाउट और ये हमारा स्टेटमेंट, ये दोनों कनेक्टेड हैं। किसके थ्रू? यूनिट सेल के थ्रू। क्या होता है यूनिट सेल? कोई भी एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल पोर्शन या फिर स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट किसी एक क्रिस्टल लैटिस का, जिसको अगर मैंने रिपीट कर दिया सारे डायरेक्शंस में, अलग अलग डायरेक्शन में, तो मेरी लैटिस जनरेट हो जाएगी। उसको मैं बोलता हूं क्या? यूनिट सेल। तो ये अब आपको समझ में आएगा ये क्या है। जो इसके बॉन्ड मैंने पिंक से हाईलाइट कर रखे थे वो क्या है? वो एक यूनिट सेल। अगर आप इस लैटिस को बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात यहां पे समझ में आएगी कि ये जो हमने क्यूब बाहर निकाला, ये ही क्यूब 8 बार रिपीट हो रहा है जो हमारी लैटिस का स्ट्रक्चर है इसमें। तो ये सबसे छोटा पोर्शन है, सबसे छोटा पार्ट है इस लैटिस का, जो रिपीट हो के क्या बना रहा है? पूरी की पूरी लैटिस बना रहा है। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है यूनिट सेल। बात समझ में आई? और देखेंगे इस यूनिट सेल के बारे में। चलो, जितने भी यूनिट सेल, मतलब बहुत सारे यूनिट सेल जो हैं वो ज्योमेट्रिकली कंबाइन करते हैं। भाई हमारे को ज्योमेट्री का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि एक Na+ को 6 Cl- सराउंड करने चाहिए। जो इसमें बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट होगा हम वो करते हैं। तो बहुत सारे यूनिट सेल सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ज्योमेट्रिकली एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं और पूरी की पूरी क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां पे बात करें तो ये जो सेक्शन है ये यूनिट सेल है। बड़ी लैटिस का सबसे छोटा पोर्शन, जिसको आप रिपीट कर करके ज्योमेट्री के अनुसार उसको जमा के पूरी की पूरी लैटिस बना सकते हो। ठीक है, अब देखो फोकस करते हैं अपन यूनिट सेल पे। क्या सिर्फ एक ही तरीका यूनिट सेल हो सकता है दुनिया में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है? नहीं, इतनी बड़ी दुनिया, इतने बड़े सॉलिड, इतनी अलग अलग उनकी कैरेक्टरिस्टिक, तो सिर्फ एक तरह का तो यूनिट सेल नहीं हो सकता। यूनिट सेल और भी होने चाहिए। तो 2 तरीके के होते हैं। मेजर हेड्स की बात कर रहा हूं मैं यहां। कौन 2 तरीके? एक तो प्रिमिटिव, दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। एक काम करते हैं, प्रिमिटिव के बारे में भी पढ़ते हैं और सेंटर्ड के बारे में भी पढ़ते हैं। क्या होता है भाई प्रिमिटिव यूनिट सेल? प्रिमिटिव यूनिट सेल वैसे यूनिट सेल होते हैं जिसमें कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ उस लैटिस के वर्टाइस पे हैं, मतलब उस यूनिट सेल के वर्टाइसेस पे ही एटम है, उसके अलावा कहीं पे भी एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या फिर आयन जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टाइसेस पे हैं और कहीं नहीं है। अभी हम जब एनिमेशन से देखेंगे या फिर हम इससे देखते हैं डायग्राम से तो समझ में आएगा। देखो यहां पे क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वर्टाइसेस पे, इस क्यूब के सिर्फ वर्टाइसेस पे एटम है और कहीं नहीं है। तो ये कैसा यूनिट सेल हुआ? ये हुआ प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, सो अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूं तो कैसा दिखेगा? स्क्वायर के जैसा। टॉप व्यू देखूं तो कैसा दिखेगा? स्क्वायर के जैसा। और अगर हम इसको पूरा 3D में देखना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव व्यू लेते हैं, वो ऐसा दिखेगा। आपको समझ में आया? इमेजिन करने की कोशिश करो कि ऐसा ही क्यों दिख रहा है। भाई वो एक क्यूब है, उसको आप सामने से देखोगे तो स्क्वायर दिखेगा क्योंकि पीछे की सारी चीजें छुप जाएगी। ऊपर से देखोगे तो स्क्वायर दिखेगा क्योंकि नीचे की सारी चीजें छुप जाएगी ना ऊपर वालों के सामने। पर्सपेक्टिव व्यू में सब कुछ दिख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इमेजिनेशन, सब कुछ विजुअलाइजेशन का खेल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल की। इसमें क्या होता है
कि भाई वर्टाइसिस पे तो एटम है ही सही, इसके अलावा दूसरी पोजीशन में भी क्या होते हैं, लैटिस की दूसरी पोजीशन में भी, यूनिट सेल के दूसरे पोजीशन पे भी क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। और वो जो पोजीशन होती है वो जनरली कोई ना कोई सेंटर होता है, पूरे के पूरे यूनिट सेल का बॉडी का सेंटर हो गया, या फिर बहुत सारे फेस बन रहे थे। देखो अगर हम एक क्यूब की बात करें तो वहां पे मैं आसानी से देख सकता हूं कि 6 फेस हैं, उस फेस पे सेंटर हो सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ 2 अपोजिट फेसेस पे सेंटर हो सकते हैं सारे फेसेस के बजाय। तो जो सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं ना, ये भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं ये मैंने आपको अभी बताया। क्या बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, फेस सेंटर्ड हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल हो सकता है। इनको भी एक एक करके देखते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, ये ऐसा यूनिट सेल है जिसके बॉडी के सेंटर में एक एटम या फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, और वर्टाइसिस पे तो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ही सही। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा। आप यहां पे देख रहे हो वर्टाइसिस पे तो है एक बॉडी के सेंटर में भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो अब इसका अगर मैं फ्रंट व्यू और टॉप व्यू और पर्सपेक्टिव व्यू देखूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। फ्रंट व्यू तो ये बना, बात समझ में आई। एक काम करो, इसका टॉप व्यू आप बनाने की कोशिश करो। मैं बोल रहा हूं बहुत सिंपल है, बनाओ। बनाया, अरे टॉप व्यू एकदम फ्रंट व्यू जैसा ही होगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, अगर क्यूबिक यूनिट सेल है तो। ठीक है, जो हमने अभी देखा, जो हम एग्जांपल के थ्रू, जिस एग्जांपल के थ्रू हमने बॉडी सेंटर्ड को पढ़ा, उस वाले एग्जांपल में टॉप व्यू फ्रंट व्यू एकदम सिमिलर होंगे क्योंकि सारी डायमेंशंस बराबर है। पर्सपेक्टिव व्यू तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, वर्टाइसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और बॉडी के एकदम बीचों बीच सेंटर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप को समझना। ठीक है, क्या देखा हमने, सिंपल क्यूबिक देखा जो प्रिमिटिव में हमने देखा था, फिर हमने अब सेंटर्ड यूनिट सेल में आए, उसमें हमने बॉडी सेंटर्ड वाले का एक एग्जांपल देखा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, आगे चलता है फेस सेंटर्ड। इसमें अगर हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो वो यूनिट सेल जिसमें कि हर फेस पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। अभी हम क्यूबिक के एग्जांपल से इसको समझेंगे तो वो क्या कहलाता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी हम जो एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। वर्टाइसिस पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते ही हैं, वहां से आप नहीं हटा सकते, जनरली वहां पे तो हमेशा हमेशा ही होते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने फेस पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डाल दिए। कैसा दिखेगा, ऐसा। यहां पे नोटिस करो कितना प्यारा व्यू आ रहा है ये। हर फेस पे यहां पे आप देखोगे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लगा हुआ है उस फेस के सेंटर पे। ठीक है, तो ये इसका हमने इस तरीके से देखा। अब मैं चाहता हूं कि आप इसका फ्रंट व्यू बनाएं। टॉप व्यू पर्सपेक्टिव व्यू मैं बता दूंगा, फ्रंट व्यू आप इसका एक बार बनाओ, इमेजिनेशन अपनी खोलो, इमेजिन करने की कोशिश करो। हां तो ये बना लिया सबने फ्रंट व्यू। कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। सिंपल ही तो है। ऊपर मतलब अगर हम सामने से देख रहे हैं, सामने से देखेंगे तो हमको वर्टाइसिस पे तो 4 देखेंगे ही सही, क्योंकि पीछे वाले वर्टाइसिस के तो आगे वाले वर्टाइसिस ने छुपा लिए। फ्रंट व्यू हम देख रहे हैं, उसके अलावा जो फेस के सेंटर पे हैं वो भी दिखेंगे। तो यहां पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई फेस के सेंटर पे तो 6 हैं, हमको 5 ही क्यों दिखे। देखो, जो फेस मतलब जो हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं, बात समझना आप, तो जो क्यूब के 6 फेस हैं उसमें से 2 फेस तो एक के पीछे एक रहेंगे। भाई एक फेस इधर, एक ऊपर, एक नीचे, एक आपकी तरफ, एक मेरी तरफ। तो जो आपकी तरफ और मेरी तरफ है वो तो एक दूसरे से एकदम ओवरलैप कर गए कि नहीं कर गए, ओवरलैप कर गए। तो वहां पे जो 2 एटम है उसमें से हमको सिर्फ एक एटम दिखेगा। इस वाले एटम ने पीछे वाले एटम को छुपा लिया, इसलिए आपको वो नहीं दिख रहा। तो यहां पे आपको 5 और दिख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आपको 5 दिख रहे हैं 6 की जगह। भाई टॉप व्यू भी कैसा होगा, एकदम सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर्सपेक्टिव व्यू में अब आप समझो, देखो यहां पे भाई सारे वर्टाइसिस पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, सारे फेसेस पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ये किसकी बात हुई, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की।
आगे चलते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल को समझते हैं। एक एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो किस पे होता है? अपोजिट फोर्सेस पे। मतलब दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वर्टाइसिस के अलावा दो जगह और होते हैं, अपोजिट फेसेस में होते हैं, वो क्या कहलाता है? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम इसमें क्यूबिक का एग्जांपल नहीं लेंगे, अब हम एक क्यूबॉइड का एग्जांपल लेंगे। क्यूबॉइड के वर्टाइसिस पे पहले अपन, क्यूबॉइड का मतलब भाई सारी जो लेंथ, विड्थ और हाइट है वो बराबर नहीं होगी, ठीक है? तो इसके एग्जांपल से अपन समझते हैं, है ना? चलो, यहां पे आपको क्या दिख रहा है? एक क्यूबॉइड, उसके वर्टाइसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और दो अपोजिट फेसेस, ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस। यहां पे भी दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है अपोजिट फेसेस पे, इसलिए कहलाता है क्या? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल।